देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बात है ना, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है। आप लोग देखो, तुम खुद सोचो, मेरा ये लगभग 9वां अटेम्प्ट होने वाला है ना, तो ये 8 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। तो 8 अटेम्प्ट में मान के चलो मैंने एक अटेम्प्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो 8 एक्सपेरिमेंट तो किए होंगे ना मैंने। तो आप ये चीज़ सोचिए, जो आप लोग करने की सोच रहे हो ना, तो वो सब मैं करके बैठा हूँ। ऐसे तो कोई तीसरी कोई नई चीज़ तो तुम नहीं कर रहे होंगे जो मैंने नहीं की होगी। तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है भाई, किसी भी चीज़ पे एक फेथ कीजिए। जैसे मैंने देखो, मैंने उन बच्चों को भी देखा जो ओनली विजन का टेस्ट सीरीज करते हुए 120-30 नंबर लाए हैं, हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो ओनली PYQ करते हुए भी 120, 130, 40 नंबर लाए हैं। ठीक है, मैंने उन बच्चों को भी देखा है जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे काम किया है, PYQ भी लगाए हैं, उनका भी मैंने क्वालिफाई होते हुए देखा। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक तरीका कुछ नहीं होता है, आप कौन से मेथड पे बिलीव करते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो मेरा मानना है कि अगर तुम ओनली PYQ कर लो अभी 1 महीने, GS CSET दोनों के PYQ कर लो, पर आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं यहाँ से, मतलब कुछ ही मत पढ़ो, स्टैटिक भी नहीं पढ़ो, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने 3-4 अटेम्प्ट दे चुके, तो स्टैटिक ऐसा नहीं कि बार बार जो तुम्हें डाउट आ रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, वो सब एक सी बात है। तो मेरा मानना है कि आप एक चीज़ पे बिलीव कर लो। हो सकता है कि तुम, अगर लग रहा है कि तुम्हें ओनली PYQ करना, तो उसी पे बिलीव कीजिए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम निकल जाएगा। पर एक जो करो वो अच्छे से करो भाई। अब ऐसा तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना, आधा PYQ कर लिया, आधा विजन का टेस्ट सीरीज लगा लिया, आधा बुक पढ़ ली, तो फिर आधा रिजल्ट रहेगा। जैसे आपका मतलब वो PYQ करता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इसका मुझे बेसिक आता है तो मैं क्वेश्चन और सही कर लूंगा। अच्छा बेसिक करता हूँ सर, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर सोचता हूँ अच्छा PYQ करता हूँ, फिर PYQ करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। सर यही चल रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ इस चीज़ के लिए, जो तुम्हारे देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट कर लो, जैसे मैं अखिल बता रहा हूँ, अब भी मैं बता रहा हूँ, जिसको PT निकालना है ना, पॉलिटी कर लो। ठीक है, जिन्होंने पॉलिटी कर लिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, PT नहीं रुकेगा। पॉलिटी कर लो, मेरी क्लासेज कर लो PYQ पावर प्रोग्राम वाली। ठीक है, और सब्जेक्ट का तुम्हें आधा आधा भी नॉलेज है यार, ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से कर लो, जहाँ से मेरा हमारा 6 to 12, जिसमें से 11th वाले NCERT खासतौर से, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो वो जो बेसिक्स है, जैसे देखो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स इनसे रहते हैं, पर हाँ 9, 10, 11 के NCERT पढ़ लो, 12th वाली ऐसे समझ में नहीं आती है, पर 9, 10, 11 पढ़ लो। ठीक है, हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ 6, 7, 8 क्लास पढ़ लेना, और वो भी छोड़ो, अभी जो नई NCERT आई है ना भाई, वही पढ़ लो। तो ज्योग्राफी में तुम्हारा कम से कम, मैं बता रहा हूँ ना, उन 3 NCERT से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो वही पढ़ लो भाई, इतना तो पढ़ लो बेसिक से। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आदि मत पढ़ो, ओनली पॉलिटी के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए हैं वो पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा जो यूथ वाली बुक है ना, उसको लगा लो, मैं सही बता रहा हूँ ना, 15 में से 13 क्वेश्चन सही कर लोगे। और मेरी क्लास अच्छे से देख लो, उसके अप्लाई कर दिया एग्जाम में, तो हो जाएगा कल्याण। देखिए सर, जो आपकी क्लास है ना सर, उसे बचाने में बड़ा दिक्कत होता है, तो सही में बता रहा हूँ, उसका जो बेसिक बेसिक टर्म है ना, वो हो नहीं पाता। और आपका क्लास तो पहले नंबर हो रही है, ये बता रहा हूँ, उसमें हर मिनट टाइम में दिमाग खुला रखना पड़ता है। तो रखिए ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब मैं पहले बता रहा हूँ, 24 तारीख की जो क्लास शुरू होगी, सब पहले से तैयार रहना। पहले दिन से भी एक किसी ने भी कुछ भी मिस किया ना, और अब की बार मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, फालतू बकवास नहीं चलेगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं 2 घंटे में एक्चुअल एग्जाम की तरह तुम लोगों को पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो उसमें अब क्या फालतू का रहेगा ही नहीं। मैं साफ बता दूंगा, ये क्वेश्चन अगर नॉलेज होगा तो होगा, नहीं होगा सिंपल, हाँ ये ट्रिक से होगा, इसमें ये मदद लगेगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो मेरा ये रहेगा कि 60 से 70 क्वेश्चन तुम आराम से ट्रिक की सहायता से उसमें अपनी जो सही करने की क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ा सकते हो। मैंने पिछली बार भी देखा, जिन बच्चों से मुझे उम्मीद थी, अब मैंने उनसे पूछा, भाई तुम लोग, भाई सही बता रहा हूँ, मतलब 2 सालों से मैं तुम लोगों पर मेहनत कर रहा हूँ, मैंने देखा भाई इन लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने आराधना को कॉल किया था, मुझे बहुत उम्मीद थी, उसका पिछले अटेम्प्ट में मतलब ठीक थे नंबर, अब की बार उनका CSET हुआ पर GS नहीं हुआ। तो मैंने पूछा भाई GS क्यों नहीं हुआ, तो बोली कि सर मैंने ना आपका ट्रिक है ना बिना क्वेश्चन पढ़े लगा दिया। मैं बोला धन्य हो प्रभु, मतलब मुझे ना कई बार तो ऐसा लगता है कि मुझे सिर फोड़ लेना चाहिए। भाई ट्रिक लगाते हैं लास्ट में, जब आप क्वेश्चन पढ़ लो नहीं आ रहा है, तब उस चीज़ के लिए सिखाता हूँ। ये तो वही हो गया कि मैंने गाड़ी चलाने के नियम ही बताए, तुम पहले दिन स्टीयरिंग पर बैठ कर गाड़ी को ठोक दियो। मतलब यार हद होती है। मेरी मेहनत का मतलब तुम लोग है ना यार, पानी पानी करे कोई मतलब ही नहीं। मैंने क्या सिखाया भाई, पहले आप नॉलेज से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद मान के चलो नॉलेज से कुछ भी नहीं आ रहा हो, कॉमन सेंस लगाइए। फिर मैंने जो रूल्स बताए हैं 5 में से 3, उन्होंने डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, 5 में से 3 लगा के आ रहे हो।
मतलब हद हो गई। फिर भी वो तो मैं 12 बता रहा हूँ, मेरी ट्रिक्स चलो ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि अंधेरे में भी लगाओगे तब भी मतलब फ़ायदे में तो रहोगे, नुकसान तो नहीं होगा। तो फिर भी मतलब ये ब्लंडर तो नहीं करना है। मैं फिर पहले ही बता रहा हूँ, तो कुछ क्लास के मैं जब स्टार्टिंग करूँगा तब मैं पहले ही बता दूंगा कि इस चीज़ों के फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। नुकसान इस तरीके से तुम बिना ट्यूशन पढ़े डायरेक्ट लगाओगे तो भाई उसका क्या है मैं करूँगा बताइए। तो ये जब सिली मिस्टेक्स करोगे तो फिर मेरी जो क्लासेज उनका फ़ायदा क्या होगा, आप खुद ही बताइए जब इस तरीके से ब्लंडर करके आओगे तो आप। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये लगभग 2 महीने का मैं तुम लोगों को टाइम दिया था। इस 2 महीनों में जिन्होंने बेसिक्स पढ़ा है, विजन के टेस्ट लगाए हैं पूरे, सेक्शनल टेस्ट जिन्होंने ईमानदारी से लगाए मैं उसका बता रहा हूँ, जिनने सॉल्यूशन पढ़ा है और जिन्होंने बेसिक्स बुक पढ़ ली है उनका अगर मेरी क्लास देखोगे ना उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा अब क्लास देखने से, और उनका पीटी निकलने के चांसेस मैं पहले बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रहेंगे जिन्होंने इन 2 महीनों में पढ़ाई किया है। तो अब वो आपका है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। पर हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, सी सेट ओनली मेरी पीवाईक्यू क्लासेस देख लोगे ना, जिनके 50 से प्लस नंबर आ रहे हैं अभी लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में, उनका निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओनली पीवाईक्यू क्लास कर लेना और उनको ईमानदारी से कर लेना। ये जो 15 दिन क्लास लूँगा सी सेट की, 15 दिन जीएस की क्लास होगी। तो पहले अपन जो क्लास करेंगे वो याद रखना सी सेट की करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले सी सेट का तो डर खत्म हो तुम लोगों के बीच में। तो लगभग मैं आपकी बार ऐसा नहीं करवाऊंगा कि पैसे अलग करवा रहा हूँ, वो सब ऑलरेडी आपके पास क्लासेस पड़ी है हर तरीके की। तो आपकी बार जो क्लास रहेगा 1 नंबर क्वेश्चन से उठाएंगे, 80 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचेंगे अपन। बस जो एग्ज़ाम में आपको फॉलो करना वही तरीके से करेंगे फटाफट, ये बात याद रखना। तो पहली बात आप ट्राई करना कि 2011 का सी सेट पहले से लगा के बैठना, मतलब जिस दिन मैं करवाऊंगा उसके एक दिन पहले ही आप अपनी तरफ से पेपर करके उसका एनालिसिस R&D करके बैठना, तब बहुत फ़ायदा मिलेगा उस क्लास का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर फिर ऐसे कोई मुंह उठाते आ जाएगा रमेश की तरह, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो फिर कुछ ही नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये बात अरे नहीं याद सर, रखना। इस बार पूरे जोर शोर से लगा जाएगा। हाँ बताइए काजल क्या पूछ रही थी, पूछिए। सर ये मैं पूछ रही थी जो मेंस का रहेगा तो उसमें डेली क्लासेस होंगी ओनली मेंटर नहीं से? क्लास नहीं है तो आप समझ नहीं भाई, क्लास का क्या ही करोगे तुम लोग, उन्होंने क्या बताया। देखो उनका सिंपल सा प्रोग्राम ये है कि आप डेली के 4-5 क्वेश्चन चेक करवा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बड़ी बड़ी कोचिंग को भी नहीं करवा पाती है, पहली बात ठीक है। दूसरा बात उनका ये रहेगा उस प्रोग्राम में, आप लोग जब है ना उनसे कॉपी मान के चलो चेक करवा रहे, जैसे मान के चलो आप ऐसे मान के चलो नहीं लिख पा रहे हो, आपको पहले लिखने के लिए देगा, आपने लिख के जमा किया, फिर उसके बाद में वो आपसे कॉल करेगी, आपको पूछेगी आप क्या दिक्कत फेस कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग उसको मतलब जैसे मान के चलो आप 5-10 लोगों ने बच्चों ने ज्वाइन किया, सबको यही सेम दिक्कत आ रहा, तो वो फिर ऐसे पे कुछ क्लासेज लेगी आपकी, जैसे जूम मीटिंग में मैं लेता हूँ, तो वैसे वो आपकी कुछ क्लास लेगी कि हाँ ऐसे ऐसे शुरू कर सकते हैं आंसर राइटिंग। तो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कोई रेगुलर क्लास नहीं होगा, हाँ परंतु जहाँ आपको दिक्कत होगी वहाँ क्लासेज होगा, ये बात याद रखना, क्लासेज नहीं और है सर उसका। कंटेंट, हाँ जो भी कंटेंट रहेगा वो हिंदी में मीडियम ही रहेगा ना? अरे मैं फिर बता रहा हूँ भाई कंटेंट सिंपल सा सर जो मेरे मैं साथ उठा कर फेंक दूंगा तुम्हें ना कंटेंट के लिए, मेरे बारे में मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले इसीलिए परेशान है। कंटेंट का मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कंटेंट कुछ ही नहीं होता है आपको, जैसे मैंने बहुत सारे इतने नोट, भाई आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी नोट, जैसे मान के चलो सांप्रदायिकता पे आपने नोट्स बनाए हैं, आपके लिए वो नोट्स जो आपने बना लिए बस चारों डायमेंशन देख लो बस खत्म, उसके बाद में उसमें वैल्यू एडिशन करना होता है, तो वो आपको कोई नहीं करा सकता, आपको खुद को सोचना है। जैसे अभी मान के चलो कहीं पे कोई दंगा हो गया तो आप अपने नोट डाउन कर लो कि अभी ये रिसेंट में दंगा हुआ है, खत्म बात। तो भाई आपको ये खुद से अवेयर होना है इसमें। हाँ मोनिका मैम ये करेगी अपने नोट्स, वो ऐसे तो है नहीं कि हिंदी मीडियम, अरे भाई बात ये नहीं है, और वो कोई अगर तुम्हें हिंदी मीडियम का भी मैं तुम्हें टॉपर का नोट्स भी दे दूंगा ना तब भी तुम्हारे लिए कोई यूज़ का नहीं है, जब तक आप खुद से अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते हो ना तब तक ये चीज़ याद रखना, वो दूसरे की मेहनत कभी नहीं काम आती जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते हो। हाँ ये बात याद रखना, आपकी जो कॉपी चेक करेगी वो हिंदी में चेक करेगी, आपको फीडबैक देगी वो हिंदी में देगी, उसकी टेंशन मत लो। पर ये आप ये सोचो कि कंटेंट में मेरे उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को ना, भाई आज की दुनिया में अगर हिंदी मीडियम वाली ये बोल देना कि कंटेंट की कमी और मेरे पास रहते हुए बोल दो ना, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों का मेंस का भी सारा मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल है नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मैंने जो जैसे मान के चलो मैंने एथिक्स के नोट्स बनाए थे, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें उसमें कंटेंट इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों को कंटेंट चाहिए तो फिर उसका तो कुछ इलाज हो ही नहीं सकता। ये बात याद रखना भाई, पढ़िए, आंसर चेक करवाइए, उसका सबसे बेस्ट तरीका वो है बस।
तो उनकी उस चीज़ में मदद लीजिए जिसमें ज़रूरत है, क्योंकि आप मेंस में अच्छा आंसर लिखोगे तभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, ये बात याद रखना। तो उनकी वहाँ योगदान लीजिए कि जैसे मान के चलो आप इंट्रोडक्शन गलत लिख रहे थे तो आपको इंट्रोडक्शन में गाइड करेगी, नहीं यहाँ पे ये आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। मेन बॉडी में आपको गाइड करेगी कि भाई मेन बॉडी में आप यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते थे, यहाँ मैप डाल सकते थे, यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते थे, कंक्लूजन आप इस तरीके से कर सकते, बस यही तो चाहिए ना। अब तुम सोचोगी वो जो तुम्हें कंटेंट लिखना है वो भी वही दे, फिर क्या ही मतलब है, फिर तुम क्या खुद क्या मेहनत करोगे तुम। भाई किसी मेंटोरिंग का मतलब होता है कि आपको गाइड करना कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे एक बेस्ट आंसर तक पहुंचना है। आपको गाइड करने का मतलब ये होता है भाई। वो अंगुली पकड़ के चलाने वाला, ये भी बात याद रखने लो, आपको फिर कुएं में धकेलेंगे। और ऐसे ही बच्चे हैं ना फिर बड़ी बड़ी कोचिंग के चक्करों में फंसते हैं। और अब भी सुधर जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट कभी नहीं आएगा इस अप्रोच से अगर अपना माइंड सेट रखोगे तो। अब जैसे मेरे मान के चलो 24 तारीख जो क्लासेस चलेगी, इनका पर्पज यही है कि आपने अगर मेहनत किया है तो मान के चलो आपका 10 नंबर से अटक रहा है, 20 नंबर से अटक रहा है, तो उसमें आप कैसे छलांग मार पाओगे। अब ये सोचो कि मैं सारा ही तुम्हें 100 नंबर तुम्हें इस क्लासेस से ला के दे दूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। बताओ मुझे ये चीज़ पॉसिबल है क्या। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। कोई भी हो इस दुनिया में, चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो जो इस इंडस्ट्री का जो माई बाप है, वो भी तुम्हें है ना ये बोल दे कि मैं तुम्हें 120 नंबर ला दूंगा, तुम कुछ ही मत करो। हो सकता है कि मुझे बता दो, मतलब हद होती है भाई किसी चीज़ की। अरे सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब ऐसे कहीं पर डाउट हुआ, ऐसा मेरे पास है नहीं नोट्स। हाँ तो वो मुझे जैसे प्रॉब्लम आपको आई। सजेस्ट कर देगी कि हाँ ठीक है इसका आपका नहीं है तो आप इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा था तो हिंदी में एक बार देख लीजिए, हिंदी में अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हो। आप ये सोचो कि वो ही आपको प्रोवाइड कर देगी, तो इसमें वो प्रोग्राम है ही नहीं ना। जी सर बहुत सारा कंटेंट तो समझ में नहीं आता किसका पढ़ें किसका नहीं, इसलिए मेरे बहुत कंफ्यूजन हाँ तो वो आपको बता देगी किसका क्या पढ़ना है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। और आप ये सोचो कि वो आपको नोट्स बना के दे दे हिंदी मीडियम में, तो ये तो पॉसिबल नहीं नहीं, नोट्स तो खैर हम ही बनाएंगे। तो ये बात भी याद रख लेना। चलो ठीक है, किसी को कुछ और पूछना तो पूछिए। तो याद रखना पीवाई प्रोग्राम 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और हाँ, क्लास का टाइमिंग क्या रखना है वो बता दो एक बार मुझे सब लोग। सर 8 बजे, सर 8 बजे बाद। अच्छा ठीक है। हम नवाबजादे ने 8 बजे बोला है, और बोलिए और कुछ, वो तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगा। बताइए और किस सर आप डिसाइड कर लेना, मैं कंफर्टेबल हूँ हर टाइम। और बताइए किसी की फरमाइश है तो बताइए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, किसी का मॉर्निंग में होगा। नहीं सर, पर ना सर मतलब कोशिश ये करना, कभी नहीं कोशिश ये करना कि 10 बजे तक वाइंड अप हो जाए, क्योंकि फिर मेरा मतलब अच्छे से फिर रात को पढ़ पाएंगे ना, इस वजह से मतलब वाइंड अप करने की जल्दी। ठीक है, हाँ उतना तो मैं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हाँ। ठीक है चलो वो तो चलो वो है तो एक्सट्रीम लिमिट है, उसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ। 10 बजे से ज़्यादा तो क्लास नहीं होगी। चलो ठीक है, पहली बात। और बताइए, और स्टार्टिंग टाइम तो बता दो कॉल कितने बजे। 7 बजे से कर लेना, आपका जो भी बेनिफिट मतलब लगे ना आपको तब कर लेना। देखो मुझे इतना पता है कि 2.5 से 3 घंटे तो चाहिए क्लास लेने के लिए। हाँ। इतना तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ। 7:30 पहले बजे। स्टार्टिंग में देखो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हो सकता है धीरे धीरे अपनी स्पीड थोड़ा पकड़े है ना, परंतु टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। चाहे जीएस और सीसेट दोनों में स्टार्टिंग में 3 घंटे तो मुझे चाहिए स्टार्टिंग में लगेगा। पर बाद में अपन ये ट्राई करेंगे कि आखिरी के 3 या 4 पेपर एकदम 2 घंटे में करेंगे जैसे एग्जाम की तरह, तो वो आखिरी में जाके होगा। परंतु स्टार्टिंग में मुझे 3 घंटे तो चाहिए। और अपना डेली का टारगेट रहेगा एक पेपर को कंप्लीट करना, ये बात मैं पहले, क्योंकि अपने पास फिक्स जितने पेपर बचे हैं ना उतने ही दिन बचे हैं। मेरी बात सुनो, आप ऐसे कह रहे हो कि ना मतलब जब भी आप कराओगे तो एक दिन पहले हमारे को पेपर करके आना है, पर हमको पेपर किस किस डायमेंशन में करके आना है ये बता दो आप। पहली बात बता रहा हूँ, उस पेपर को आपको लगाना है, ठीक है। आपको मार्क्स की टेंशन मत लेना कितना सही हुए कितने गलत हुए हैं। आपको अप्रोच पकड़नी है, मेरे क्यों गलत हुए हैं, मैं जो समझा रहा हूँ किस अप्रोच से सही होता हो क्वेश्चन। पहली बात ये पकड़नी है आपको मेरी क्लास के बाद। तो आपको क्या करना है, जब मैं क्लास लूँगा तो पेपर जो आप लगाए रहोगे ना वो सामने लेके बैठना, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान के चलो सीसेट का, तो आप ट्राई करना पहले ही उसका, चाहे चैट जीपीटी तो मत यूज़ करो, मैंने देखा मैथ में बहुत बेकार है उसका ना। मैं ऐसा करना कि मेरी क्लास से जो भी है या जो भी खुद से मान के चलो, जैसे मान के चलो मेरा माना है सीसेट में आपने पैसेज किया तो आपने देखना कि मान के चलो 27 में से आपके 15 सही हुए, हो सकता है 20 सही हो, तो वो 7 क्यों गलत हो रहे हैं। ठीक है, वो पहले आइडेंटिफाई अपने से भी काम करके आना, तो फिर मैं जो बताऊंगा तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। रीजनिंग मैथ के कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए तो वो तरीका मेरे से सीखना,
ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हो सकता है टाइम के कारण नहीं हो पाए उस टाइम, तो आप फिर उसके 2 घंटे के बाद में खुद से लगा के देखना, सोल्व करने का प्रयास करना। जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल के आओगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये देखो 2-3 घंटे मैं क्लास लूंगा, 2 घंटे आप 2 या 3 घंटे आप अपनी तरफ से देके आ जाना ना, पीटी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो सीसेट में देखिए काम करना है, जीएस में ये काम करना है कि आप 2 घंटे में जितना ट्रिक से, पहले देखो नॉलेज से जो कर सकते हो, फिर उसके बाद में ट्रिक से जितना कर पाओ, फिर मैं जो करवाऊंगा उसमें नए ट्रिक आपको सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ सोचना आपको, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा R&D कर लेना अपनी तरफ से, वो डेली कर लेना, ये बात याद रख लेना। जीएस में पेपर में वो R&D कर लेना, इतना ही कर लोगे ना लास्ट 1 मंथ, मतलब मेरा मानना है कि अब दिन का जो है ना 24 तारीख से आपको सर दिन का हाफ डे है ना, हाफ डे आपको जो है ना PYQ देना है, ये बात हाँ याद सर, रख लेना। एक बात बताओ आप मेरे को कि जो R&D करने का एक प्रॉपर तरीका होता होगा ना, तो वो प्रॉपर तरीका एक्चुअली प्रॉपर है तरीका क्या? क्या यही होता है कि जैसे सबसे पहले आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आपको आंसर तो मिल गया है, फिर उसमें मान के चलो जैसे अभी कोई रिपोर्ट आया, मान के चलो कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट किसने निकाला, ठीक है, तो उसका एक आंसर होगा, आप उसके पहले बारे में गूगल सर्च कीजिए, उसके बारे में देखिए, अच्छा ये तब बनी थी, अच्छा ये कोई वो रिपोर्ट जारी करता है क्या, यूपीएससी उस अकॉर्डिंग पूछ सकता है ना। फिर उसमें जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी जाके आप सर्च कीजिए, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट में जाके देखिए अभी कोई नया प्रोग्राम तो नहीं चल रहा हो वर्ल्ड लेवल पे। तो एक तो ये होता है सर्च करने का तरीका। हिस्ट्री में आप देखो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है सर्च करने का तरीका। हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपने उसमें देखा कि हिस्ट्री में मान के चलो कि लोकसभा का स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है, तो आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि जो डिप्टी स्पीकर होता है उसका क्या होता होगा, राज्यसभा का क्या होता होगा। तो ये चीज़ें ना एक साथ एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक जगह ही समराइज कर लो सब सही। अब मान के चलो 1990 एक्ट से कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको माइंड में आना चाहिए अच्छा यूपीएससी 1935 एक्ट से भी पूछा है, 1857 एक्ट से भी पूछा, तो वो सारे एक्ट एक साथ कर लो। ये होता है R&D करने का तरीका। पर मैं फिर बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे मान के चलो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का R&D करना चाह रहे हो, जो नेशनल पार्क के बारे में आया, तो आप देख लो भाई इंडिया में कितने नेशनल पार्क है। अभी जैसे ना जो उड़ीसा में सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ना, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा अब की बार। और हाँ ये भी याद रखना, जो मैं क्लासेस करवाऊंगा उसमें करंट अफेयर के कुछ टॉपिक बताऊंगा, वो तो कर ही लेना भाई, ये बात याद रख लेना। जैसे आपकी बार है ना उपराष्ट्रपति से रिमूवल प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा, डिप्टी ये स्पीकर का रिमूवल से प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे मैं जब करवा, जैसे फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे में कुछ टॉपिक बताऊंगा, वो तो भाई रट ही लेना उस टाइम। सर आपको है ना, मतलब आप ऐसे ओवरली बताते हो ना, तो ऐसे मत बताया करो, एक बार आप लिस्ट डाउन करके रख लिया नहीं करो। होगा, यही तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, आप नहीं समझते हो मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मान के चलो यूपीएससी PYQ मैंने देखा, फिर मेरे माइंड में ये चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में चर्चा में है, तो मैं उसी टाइम बताऊंगा ना भाई। अब यही तो, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती, अब ये तो वही हो गया बच्चों वाला काम। इसीलिए बता रहा हूँ मेरी क्लास में, हाँ, तो मैं जैसे क्लास कराऊंगा उसी दिन होमवर्क के रूप में उसको दर्ज कर लेना, उसका उसी दिन काम कर लेना। और मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेरे पिछले 2 सालों की तो रिकॉर्डिंग आपके पास है, उन क्लासों में जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो क्वेश्चन आए हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि PYQ के अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा, तो वो चीज़ याद रख लेना, वो आएंगे ही क्वेश्चन। अभी देख लेना सब लोग ये पढ़े हुए हैं कि भाई ईरान इजराइल ये युद्ध हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी ये कर रहा है कि 2 साल पहले का जो बैक का करंट है वो अफेयर पूछ रहा है, करंट अफेयर, या फिर आगे जो फ्यूचर में घटने वाली घटनाएं हैं ना, यूपीएससी वो पूछ रहा है। जैसे आर्टेमिस मिशन अभी लॉन्च हुआ है और यूपीएससी ने पूछ लिया 2025 प्री में ही, ये बात याद रखना। तो यूपीएससी का माइंडसेट समझो, ये मैंने देखा है कि तो आगे 1-2 साल में जो घटनाएं घटने वाली है ना, जो होने वाले हैं उनके बारे में पूछ लिया, या 1-2 साल पहले जो घटनाएं घट चुकी है उनके बारे में पूछ रहे। रिसेंट में जो ईरान को लेके बैठे हुए ना मैपिंग करने के लिए, हम ये कर रहे हैं वो एक ही चीज़ रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रख लेना। और यूपीएससी भाई थोड़ा माइंडसेट को समझने का प्रयास करो। यूपीएससी भाई यही तो सोचना है ना कि आपको, अगर आप PYQ देखोगे तब आप ये समझ नहीं बना पा रहे हो कि भाई यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, तो फिर भूल जाओ आप। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे देखो मैंने पिछली बार भी बोला था 2024 का पेपर देख के कि वो 3 स्टेटमेंट वाले जो आए थे ना, खत्म फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने उस टाइम 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने बोला था अगली बार क्वेश्चन आएंगे। देखो 10 क्वेश्चन आए आपकी बार, और आपकी यार कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं आया, 20-25 क्वेश्चन अभी आ जाए। तो मैं पहले बता रहा हूँ, तो पहले से तैयार रहना। सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बढ़ेंगे। हाँ, सीसेट में भी जो है ना आपकी बार आया था ना भाई, ये खतन 1 है खतन 2 है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, वो कम से कम भी देखो, अब क्या 2 आए थे, 2 या 3 आए थे, अब की बार देख लें 10 क्वेश्चन वो आएंगे। तो ये चीज़ें समझो, यूपीएससी भाई वो टफनेस जो है वो अब जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है उसको टफ कर रही है,
वो क्वेश्चन टफ नहीं पूछ रही है, अब वो क्वेश्चन बनाने के तरीके से चीज़ों को लेंदी कर रही है। तो ये बात याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में तुम्हें पैसेज बचाएगा। पैसेज सब लोग, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बार बार मेरी क्लास को देखो भाई। मैंने देखा है जिन लोगों का जीवन में कभी सीसेट नहीं हुआ उनका सीसेट हो गया मेरी क्लास देखने के बाद। जिनका जीवन में कभी जीएस 6 अटैम्प्ट खत्म हो गया उनका जीएस का कट ऑफ, जनरल की बात बता रहा हूँ, जिनकी जनरल की कट ऑफ कभी 6 जन्म में मतलब 5 अटैम्प्ट में कभी पूरी नहीं हुई थी, मेरी क्लास देखने के बाद में उनका जीएस की कट ऑफ भी निकला है। जनरल की बता रहा हूँ, ये मैं बात याद रख लेना। तो वो डिपेंड करता है कि ये, और मैंने देखा है जो मेरी स्टूडेंट है ना वो तो मेरी क्लास से फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा जो कहीं से मेरी क्लासेज मिल जा रही है या देख लिया लास्ट में मेरे से रिक्वेस्ट करके देख लिया वीडियो, उन्होंने मेरी क्लास का ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। जैसे आप लापरवाही कर रहे हो, मतलब क्या होता है ना कि वो व्यक्ति उस तरीके से देख रहे हैं कि भाई हमारे पास यही लास्ट रिसोर्स है, अरे अभी तुम लोग क्या 10 जगह भटके हुए हैं। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम लोग किस तरीके, मतलब क्या होता है ना, बहुत क्या होता है, बहुत बार ज़िंदगी में क्या होता है, बहुत चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं रहती है हमें। तो वही सारी चीज़ें हैं। ये तो बात है सर। तो याद रखना, तो मिलते हैं फिर 24 तारीख को। सर आगे से शुरू करोगे पीछे से शुरू करोगे? मतलब देखो मेरा मानना है जब तक आंसर की आ जाए तो ठीक है, पीछे से भी कर सकते हैं। अगर आंसर की नहीं आती तो फिर 2011 से शुरू करेंगे। अच्छा, शुरुआत 2011 से ही? 2011 से ही करेंगे। ओके, धीरे धीरे थोड़ा सही रहेगा कि आप पैटर्न धीरे धीरे बढ़ते हुए देखोगे, यूपीएससी के लेवल इंक्रीज होते हुए देखोगे। दूसरी बात मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ना बैक पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रख लेना। अच्छा, तो वो तो ज़रूर है। 2011 से लेके 2025 तक करेंगे। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हाँ जो मैंने वो पीडीएफ भेजी थी ट्रिक वाली, वो अच्छे से एक बार देख के आना। जब क्लासेस करोगे उससे पहले रट लेना उन चीज़ों को, क्योंकि जब मैं ट्रिक समझाऊंगा तो उस चीज़ों में रिकॉल चलती रहेगी ना तुम्हारे माइंड में, या जब आप खुद भी पेपर सोल्व करोगे तो वहाँ पे भी काम आएगी। तो ये बात याद रख लेना। तो वो पीडीएफ पढ़ लेना, उसमें मैंने जितनी भी मेरे पास थी ट्रिक जो मैंने आप लोगों को सिखाई हो सब जगह एक जगह समराइज़ करके मैं दे दिया हूँ आप लोगों को पीडीएफ में। अब उसका शाबाश, आप कहाँ सो रहे हो, जाके देखना। मैंने भेजा था मेरी हैंड राइटिंग में, वो ख़राब सी राइटिंग मेरी है, तो आपको दिख जाएगी, ग्रुप में जाके देखना। तो ये बात याद रखना, मिल जाएगी, ग्रुप में जाके देखिए आप। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने, ठीक है, तो वो जाके देखना, मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है, फिर किसी को पूछना तो पूछिए ना, फिर वाइंड अप करते हैं, 8 बजने वाले हैं। बताइए किसी को पूछना हो तो। सर सीसेट का डर खत्म करवाइए। सीसेट का मैं तुम्हें क्या बोला भाई, मेरी क्लास ही देख लेना, तुम्हारा गारंटी बताऊं तुम्हें निकल जाएगा। ओनली मेरी क्लास ही देख लो तुम, तो वो तो कर लो एक ईमानदारी से काम। हमारा जीएस का डर खत्म कर देना थोड़ा सा। जीएस में तो जीएस में तो भाई तुमने काजल कितना काम किया है ये लास्ट 2 महीने में, बताइए मुझे क्या। सर मेरा पॉलिटी हो गया। क्वेश्चन पूछ लो। सर मैं मतलब क्वेश्चन कर पीवाईक्यू से पूछूंगा, पीवाईक्यू से पूछूंगा, मैं कहीं से नहीं पूछता। चलो पूछो, रेडी हो काजल? पूछ लो, आएगा तो ठीक है। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पारित हो पाया बताइए, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये कौन से आर्टिकल के तहत जारी, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि इतना चाहिए, इतना नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाया। चलो बता दी जा रही है, आएगा क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, बोलो अब। अब पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया ना, अप्रैल का ये मान के चलो 20-25 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक जो भी घटनाएं घट रही है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट घटनाएं को घट रही है, यूपीएससी पूछता है, ये बात याद रखना। तो ये क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। तो मतलब ये नहीं पूछेगा कि कौन सा रिजर्वेशन बिल है, पर ये है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित होने के लिए कितना मेजोरिटी और बहुमत चाहिए, ये बात याद रख लेना। ये पूछेगा क्वेश्चन, देख लेना। और यूपीएससी ने ऑलरेडी है ना ये 3 या 4 बार पूछा हुआ है, तो ये तो सर मेरा एक डाउट था। अरे रुक जाइए, काजल को पहले आंसर तो देने दीजिए। काजल ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है, बताइए काजल। ये तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हूँ जो अब देख लो, ये है वाला चैप्टर नहीं पढ़ा मैंने। देखो मैं फिर बता रहा हूँ काजल, कहने का मतलब समझिए। अब ये गलती है भाई आपकी तरफ से, जब भाई आप ये जो चीजें नहीं करोगे। देखो ये सचिन ने बता दिया आर्टिकल 368 2/3 मेजोरिटी, मतलब समझिए। तो ये चीज़ है। अब ये बेसिक क्वेश्चन भी अगर आप अपनी तरफ से सही नहीं करोगे ना, तो मैं कुछ ही हेल्प नहीं कर सकता। मैं क्या, ये दुनिया का कोई यूपीएससी का महारथी भी आ जाए ना, चेयरमैन भी आ जाए ना,
वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये कमी जो आपकी तरफ से है भाई, आप उसको फुलफिलमेंट कीजिए। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पिछले 2 सालों से यूनिटी आई से रिजल्ट नहीं आने का कारण है ना यही है कि आपकी है ना अपनी मेहनत से कमी रही है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बात याद रखना मेरी तरफ से। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों को विश्वास नहीं हो ना, इतने PY के प्रोग्राम चल रहे होंगे दुनिया में ना, किसी का ज्वाइन कर लेना। अगर मैंने तुम्हें कोई एक चीज़ ऐसी कोई हो जो वो एक्स्ट्रा चीज़ बता दे कि मुझे बता देना तुम, मैं गारंटी के चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। इसका मतलब है ये उस चीज़ की तो कमी है ही नहीं। दूसरी बात मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे गाइड किए भाई DSP बन गया तो अब मुझे ये भरोसा है कि मैं भाई गलत तो गाइड नहीं करता, तो अब भी ये भी मुझे पता है। तो अब आप लोग सोचो कि भाई आप लोगों की तरफ से मेहनत में कमी है, ये बात याद रख लेना। तो ना तो मेरी अप्रोच गलत है, जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, तो मेहनत आपकी तरफ से कमी है, ये बात याद रख लेना। तो वो आप लोग अपनी तरफ से भाई आपको, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 24 अप्रैल के बाद चाहे विजन का टेस्ट सीरीज हो या UPSC भी अपनी टेस्ट सीरीज जारी कर देना भाई, साइड में हटा देना। लास्ट 1 मंथ ओनली फॉर मतलब आपको पेपर करना है, ओनली डू इट PYQ, बस ये बात याद रख लेना। और कुछ भी मत देखना, छोड़ दो। जो करना था वो मैं तुम्हें लोगों को ना आज़ादी 24 तारीख तक दिया था, वो देख लिया। लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट नहीं किए। और नगीना, तुमने जो सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट किए थे उसका सॉल्यूशन पढ़ा था तुमने? नगीना, हाँ सर। सारे सॉल्यूशन कंप्लीट, सारे सॉल्यूशन कर लिए कंप्लीट तुमने? हाँ सर। और यूथ वाली बुक कौन कौन सी, और यूथ यूथ वाली बुक कौन कौन सी कंप्लीट की? वाली सिर्फ 2 की थी और दूसरी भी पूरी नहीं की क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल दे रखा था। क्वालिटी वाली कंप्लीट करी है। उसमें पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री जरूर कर लेना, उन दोनों का फायदा मिलेगा। और कुछ का मिले ना मिले, पर मैं इन दोनों की तो गारंटी दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप करा रहे थे ना सितंबर अक्टूबर में, तब की थी वो एक दो बार और कर लेना, पर 2-3 बार रिवीजन कर लेना, उसका फायदा मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे अभी नगीना ने बेसिक्स पे अच्छे से काम किया, इसने मैंने जो बोला काम किया, देख लेना इनके नंबर अच्छे आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो भाई ये दिखता है, जो बेसिक्स पे जितना काम करेगा ना, जो मेहनत करेगा, उसका मेरे ट्रिक्स का, मेरे क्लासेस का फ़ायदा मिलेगा। अब जो बेसिक्स पे काम नहीं करके आ रहा है, अब जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन है PYQ में 2-3 बार आ चुका है, वो क्वेश्चन का तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब समझ लो कि भाई आपकी तरफ से मेहनत में कमी है। फिर मेरी ट्रिक चाहे कितनी भी काम आ जाए, PT तो नहीं निकाल पाओगे उससे, ये बात याद रख लेना। वो आपको भाई खुश संतुष्टि के लिए 20-30-40 नंबर दिला देगी, पर उससे क्या होगा, एग्जाम तो नहीं निकलेगा ना। हाँ बोलिए नगीना। सर जो मतलब यूथ वाला, हाँ जो सब्जेक्ट वाइज जाना है यही वाला। हाँ वही यूथ क्या है सर? ये यूथ क्या है? अरे वही जो तुम लोगों को फॉरम टूल किट भेजा था वही है। अच्छा, वो तो कर रही हूँ मैं। हाँ, वो रेगुलरली कर रही हूँ। अरे बहुत ज्यादा पेज है, 700 का पेज का है ना। अब पढ़ोगे तो सब कुछ है। 800 पेज का है, 800 पेज है उसमें। हिस्ट्री में जाओगे तो 750 पेज है, और आप उसमें जाओगे ना इकोनॉमी में 1100 पेज है, उसमें खोल के देखना उनको। ज्योग्राफी साइंस टेक में तो 2500 है। आप बोलो, अरे तो भाई आपके जो काम की चीजें वो देखो ना यार, तुम भी लोग भी। चलो ठीक है फिर, तो भाई 24 तारीख को मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन खुद के दिमाग के होने पे डाउट होने लग रहा है मेरे को। देखो नगीना, एक बात याद रखना, इस दुनिया का कोई भी चाहे कितना भी सफल इंसान हो, जब वो सफल नहीं होता है उससे पहले सबको सेल्फ डाउट होता है। अगर आपको हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना सोचिए कि आप जो कर रहे हो सही। अरे होता है, सबको होता है यार, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जिस दुनिया में कोई भी हो, एलन मस्क की भी होता है, जब भी वो कितना भी साइंटिस्ट हो, कितने भी वो, जब भी कोई स्पेस आर्टेमिस मिशन अभी मान के चलो, उसके जो उसी ने किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, तो भाई उसको भी जब तक वो लॉन्च नहीं हो जाता ना, तब तक उसको भी श्योरिटी नहीं होती है। वो उसको भी ये जो सेल्फ डाउट रहता है। आप इस दुनिया में कहीं भी चाहे तुम IAS बन जाओ, कहीं भी कुछ भी हो जाए, ये सेल्फ डाउट ऐसी चीज़ है। और मेरा मानना है कि ये का ना एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह ही काम करता है। जैसे मान के चलो आपको डाउट आ रहा था, अच्छी बात, आप पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, पर इसको नेगेटिव वे से लेके आप मान के चलो ड्रामेटाइज मत करो, मतलब इस चीज़ को, अरे नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब फिर एंजाइटी, आप उसको उल्टा ये सोचो कि अच्छा मेरे अंदर ही फियर आ रहा तो अच्छी बात है, मुझे और पढ़ना है, बस खत्म बात। तो थिंक मतलब पॉजिटिव वे से आप इन चीज़ों को लो। और मैं फिर बता रहा हूँ ना,
इसीलिए ये चीज़ें जो सब कुछ चीज़ें आप लोग फेस करते हो ना, जो मेहनत करते हैं या जो नहीं मेहनत करते तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जो मेहनत करते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, उनको ये चीज़ें आती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये मेंटल टेस्ट होता है। और मेरा मानना है कि आईएएस बनने से ज़्यादा ज़रूरी आप इस टेस्ट में पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। तो आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा या मान के चलो फियर भी आ रहा, तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हो ना, ये ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा मानना है कि इसको थोड़ा पॉजिटिवली और आप मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आप इन चीज़ों का फेस कीजिए। और मेरा मानना है कि इन चीज़ों का नॉर्मल करने का यही तरीका होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं जो सही काम कर रही हूँ सही दिशा में कर रही हूँ, और शायद मुझे यही करना चाहिए, सब लोग यही करते हैं, और मैं भी ऐसा करूँगी तो मैं भी सफल हो जाऊँगी बस। तो मतलब ये होता है ना सेल्फ मोटिवेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी रील देखने से वहाँ से नहीं आता, वो सेल्फ मोटिवेशन आपको आता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो बस वो चीज़ याद रखना, और कोई बड़ी बात नहीं इन चीज़ों को लेकर। चलो ठीक है, तो फिर तो मिलते हैं फिर। नमस्ते। ठीक है 24 अप्रैल को मिलते हैं फिर, याद रखना ये चीज़। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट।